नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। जिस डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि वो दुनिया के सुपर बॉस बन गए, महज 1.5 साल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की अकड़ ठंडी पड़ गई। G7 के मंच पर डोनाल्ड ट्रंप अलग थलग दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप लग रहा है कि दुनिया के सामने सरेंडर करने के मूड में है। दर दर भटकने को मजबूर हो गए। कभी ईरान के सामने सरेंडर, कभी पुतिन को फोन मिलाकर यूक्रेन जंग बंद करने की अपील, कभी डील की बात। यानी जिस G7 को पानी पी पी कर ट्रंप कोसे थे, जिस G7 को अमेरिका को, जिस G7 के हित की परवाह नहीं थी, वही आज G7 के मंच पर खुद को अलग थलग पा रहा है। G7 के मंच से यह कह दिया जाए कि अमेरिका अब अपने भरोसे है तो फिर क्या होगा। हालांकि ऐसा होने के आसार कम है। ट्रंप चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच में उनकी पीठ थपथपाई जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को एक विलन के तौर पर देख रही है। और G7 के समिट में जाने से पहले ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान से डील चाहते थे, ताकि वो दुनिया के G7 देशों को, ग्रुप 8, ग्रुप 7 देशों को मुंह दिखा पाए, अमेरिका की साख बचा पाए। तो क्या ट्रंप की यहां भी बेइज्जती हुई? जंग में हारने और विमानों की मटिया मेट कराने के बाद ट्रंप मुंह दिखाने के लायक नहीं है, लेकिन वो ट्रंप हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। G7 के नेताओं से औपचारिक मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि ज्यादातर नेताओं ने ट्रंप को इग्नोर किया। आखिरकार जंग में झूठी जीत के लिए क्या क्या करेंगे ट्रंप, और G7 की इस बेइज्जती का बदला कैसे लेंगे ट्रंप? ट्रंप ने दुनिया के जिन देशों को नकारा कहा, आज उन्हीं के साथ टेबल शेयर करना पड़ रहा है। इससे बड़ी विडंबना की बात क्या हो सकती है? तो क्या अमेरिका को दुनिया में ट्रंप ने अलग थलग कर दिया? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। ईरान के साथ जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति बुरी तरह उलझ चुके थे और उसका नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा था, और डोनाल्ड ट्रंप को G7 में भी जाना था। इसलिए जंग में हारे डोनाल्ड ट्रंप आनन फानन में ईरान की शर्तों पर ही डील के लिए सहमत हो गए, क्योंकि अगर वो डील पर सहमत नहीं होते तो G7 में मुंह कैसे दिखाते? डिजिटली इस डील को साइन कर दिया गया है। फाइनल साइन 19 जून को होना है। साइन होगा भी नहीं होगा इस पर संशय है, क्योंकि इजराइल इस डील के फेवर में नहीं है, और कई अमेरिकी लीडर्स भी डील पर मानने को तैयार नहीं है। लेकिन ट्रंप इसे अपनी जीत बता रहे हैं। फटाफट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, दुनिया को बताया अमेरिका जंग जीत गया है, ईरान से डील हो गई है, क्योंकि G7 समिट में जाना था। और इसी झूठी जीत पर मुहर लगाकर डोनाल्ड ट्रंप मुंह उठाकर फ्रांस पहुंच गए और G7 समिट में शामिल हो गए, जिससे दुनिया को वो ये बता पाए कि उन्होंने जंग खत्म कर दी और वो ईरान से जंग जीत गए। और G7 पहुंचकर इसी फर्जी जीत पर, झूठी जीत पर अंतर्राष्ट्रीय मोहर लगाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसके आसार कम है, क्योंकि जिन लोगों से ट्रंप ये उम्मीद कर रहे हैं, उसी G7 को ट्रंप कभी पानी पी पी कर कोसते थे। जो G7 डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बुरा लगता था, वो G7 आज बहुत प्यारा लग रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं G7 के देशों के लिए क्या क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। G7 देशों को अक्सर डोनाल्ड ट्रंप फ्री लोडर कहते थे। अमेरिका का कहना था कि अमेरिका के पैसों पर G7 देश पलता है। नेटो पर कम खर्च करने वाले देशों से ट्रंप नाराज थे। कनाडा, यूरोप के साथ टैरिफ युद्ध भी छिड़ चुके थे। ट्रंप रूस को फिर से G7 में शामिल करना चाहते थे। 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जे के बाद उसे बाहर किया गया था। फ्रांस और जर्मनी ने रूस की वापसी का विरोध किया था। पेरिस जलवायु समझौते से ट्रंप बाहर निकलकर ट्रंप ने विवाद बढ़ाया। 2018 में ट्रंप ने G7 के संयुक्त बयान को ठुकरा दिया था। ट्रंप का मानना था कि G7 अमेरिका से ज्यादा अपने हित साधता है और अमेरिका का गलत इस्तेमाल करता है। यानी जिस G7 से कल तक ट्रंप की दुश्मनी थी, आज उसी G7 की गोद में ट्रंप बैठे हुए। और अचानक से ट्रंप को G7 इसलिए भी दिखा क्योंकि यहां से ट्रंप की अग्नि परीक्षा शुरू हो रही है। ईरान युद्ध में हार का एलिगेशन, ये मैं नहीं कह रहा, पूरा वेस्टर्न मीडिया कह रहा है। सिर पर मिड टर्म इलेक्शन,
अर्थव्यवस्था मटियामेट कर चुके हैं। अमेरिकन महंगाई के चक्रवात में जूझ रहे हैं। अमेरिका की साख पूरी दुनिया में डुबो चुके हैं। तो इस डेंट को पेंट करने के लिए और डेंट को ठीक करने के लिए पहुंच गए G7 ट्रंप। पहले डील पर सहमति बनाई ताकि G7 में वाहवाही हो, और जब से ट्रंप G7 गए सिर्फ एक ही रट पकड़े बैठे हैं, ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, हम डील कर चुके हैं, और G7 इस पर मुहर लगाए। तो G7 से क्या चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को? G7 के मंच से बचने की राह ढूंढ रहे थे ट्रंप। वैश्विक दबाव के कारण ट्रंप G7 में मजबूरी में पहुंचे हैं। ईरान अमेरिका डील समझौते को समर्थन दिलाना प्राथमिकता है। टैरिफ नीति पर G7 देशों की नाराजगी कम करने की कोशिश है। यूक्रेन युद्ध को लेकर सहयोगियों की राय जानना ट्रंप के लिए जरूरी है। चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव पर साझा रणनीति बनाने का दबाव है। ट्रंप चाहते हैं कि G7 के सहयोगी देश अमेरिकी नीतियों का विरोध न करें। मिडटर्म चुनाव से पहले खुद को वैश्विक नेता के तौर पर फिर से पेश करना चाह रहे हैं। G7 देशों के साथ बिगड़े रिश्तों को सुधारने की चुनौती है। यानी जिस G7 को ठुकराया, आज उसी G7 के मंच की जरूरत पड़ी है ट्रंप को। ईरान जंग में फेल रहने के बाद और यूक्रेन जंग पर काबू ना कर पाने के बाद जब G7 ट्रंप पहुंचे तो G7 के सहयोगियों की सपोर्ट की अपेक्षा करके पहुंचे। कैसे उस मंच पर डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे, हैंडशेक कर रहे हैं। दुनिया का कोई और नेता होता तो शायद ये नहीं कर पाता। कहते हैं ट्रंप को G7 में किसी ने गले तक नहीं लगाया, सिर्फ फॉर्मेलिटी की। G7 के किन किन नेताओं से ट्रंप का विवाद रहा है, जरा ये भी जान लीजिए। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर, ब्रिटेन ने ईरान पर हमले के लिए बेस नहीं दिया, सैनिक नहीं दिया, जिससे ट्रंप नाराज हो गए। ट्रंप ने कहा, मैं ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, ऐसे दोस्तों की जरूरत नहीं है। हमारे युद्ध जीतने के बाद ब्रिटेन उसमें शामिल होता है। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी, ट्रंप कनाडा के साथ व्यापार असंतुलन से नाराज हैं। ट्रंप अक्सर कार्नी को गवर्नर कहकर बुलाते हैं। अमेरिका कनाडा को अपना 51वां राज्य बताता है। कनाडा अमेरिका के इस दादागिरी का विरोध कर रहा है। पिछले साल कनाडा ने G7 का आयोजन किया था। ट्रंप कुछ कारणों से G7 की बैठक से जल्दी निकल गए थे। अब आ जाइए एक और नेता, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। ईरान युद्ध में मदद नहीं करने पर फ्रांस की आलोचना की। ट्रंप ने मैक्रो के वैवाहिक जीवन का भी मजाक उड़ाया। अब मैक्रो का उड़ाया, मैक्रो की वाइफ का भी उड़ाया। मैक्रो ने ट्रंप के बयान को अनुचित करार दिया था। अब आ जाइए इटली की पीएम मेलोनी। 2025 अक्टूबर में ट्रंप ने मेलोनी की खूब तारीफ की। ईरान युद्ध में इटली के मदद करने से इनकार करने पर पोप लियो के साथ विवाद के बाद ट्रंप से रिश्ते खराब हो गए। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच विवाद पैदा हो गया। अब जापान के पीएम सनाए ताकाइची को भी ले लीजिए। ईरान जंग में जापान ने मदद नहीं की तो ट्रंप को गुस्सा आ गया। ट्रंप ने कहा, जापान बेहतर सरप्राइज के लिए तैयार रहे। जापान ने मुझे कभी पर्ल हार्बर के बारे में नहीं बताया। यानी पर्ल हार्बर के नाम से डोनाल्ड ट्रंप ने जापान की दुखती रग पर हाथ रखा, क्योंकि पर्ल हार्बर के इंसिडेंट के बाद ही अमेरिका ने परमाणु बम जापान पर गिराए थे। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ईरान युद्ध के दौरान जर्मनी ने यूएस की रणनीति पर सवाल उठाया। ट्रंप ने कहा, जर्मनी आवर्जन ऊर्जा समस्याओं पर ध्यान दे। इस बात के बाद अमेरिका जर्मनी के रिश्तों में तल्खी आ गई। ट्रंप ने जर्मनी से अपने 5000 सैनिकों को वापस बुला लिया। ट्रंप के ऊपर नेटो को कमजोर करने की साजिश का भी आरोप लगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारत पर ऊट पटांग टैरिफ लगाना, पाकिस्तान का साथ देना, मुनीर के लिए रेड कार्पेट बिछाना, पाकिस्तान के साथ डील करना, पाकिस्तान को महान देश कहना, मुनीर शहबाज की तारीफ करना। मैं तो रात भर ये पॉइंट्स गिना सकता हूं आपको। भारत पाकिस्तान को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया रहा है, व्हाइट हाउस में डिनर का आयोजन करना आसिम मुनीर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के लिए, भारतीय शिप पर हमला करना, भारतीय नागरिकों की जान लेना। सोचिए, जिन नेताओं को कभी ट्रंप ने भला बुरा कहा, जिनकी बेइज्जती की, आज उन्हीं से हाथ मिलाने को मजबूर हैं।
और इसलिए कहावत है कि लौट कर बुद्धू घर को आए। ट्रंप घर वापसी चाह रहे हैं, तो क्या ट्रंप की घर वापसी का कोई रास्ता मुमकिन है? क्या मिड टर्म चुनाव में कुर्सी बचा पाएंगे? क्या अमेरिका की डूबी साख बच पाएगी? क्या ट्रंप अपनी कुर्सी पर आने वाले आंच को रोक पाएंगे? या फिर वो बहुत मशहूर लाइनें हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, वही चरितार्थ होगी कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले, बहुत निकले लेकिन मेरे अरमा कम निकले। तो दुनिया तो कह रही है कि अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, आपका क्या होगा? और एक बहुत मशहूर डायलॉग है शोले फिल्म का, अब तेरा क्या होगा कालिया? और पूरी दुनिया यही सवाल पूछ रही है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। कैप्टन श्याम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। रक्षा विशेषज्ञ मंजू सेठ हमारे साथ जुड़ रही हैं, पूर्व राजनयिक। दामोदर सिंह जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। इमरान खोखर, ईरान मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल मेरा अनुज माथुर जी से, क्या मुंह लेकर गए डोनाल्ड ट्रंप और क्या चाहते हैं G7 से? और मुझे तो लगता है कि ईरान से डील करने का प्रेशर G7 समिट ही रहा है। हाँ, जय हिंद विवेक। देखिए, ईरान से डील करने का प्रेशर G7 नहीं रहा है, लेकिन ईरान के डील तो खैर किसी तरीके से आप इसको कह नहीं सकते। ये डील कहीं से भी नहीं है। डील होना बहुत दूर की बात है। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी कहीं से मुझे लगता है सिग्नेचर फ्राइडे तक का हमको इंतजार करने की आवश्यकता है। क्या इसमें से इवेंचुअली निकल करके आ रहा है? तो जहां तक सवाल इसका है कि इस मेमोरेंडम के होने का सवाल नहीं है, इस मेमोरेंडम के होने के टाइमिंग का सवाल है। जो आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा विवेक, क्योंकि G7 था और ये मुद्दा पश्चिम एशिया के युद्ध का, पश्चिम एशिया की अशांति का, और उससे पड़ते हुए व्यापक आर्थिक, पूरे विश्व में पड़ते हुए आर्थिक असर का ये जो मुद्दा था, ये उनको मालूम था कि वहां जरूर होने वाला है। तो इसलिए वो जब वहां जाना चाह रहे थे तो ऐसी चीज अपने साथ लेके जाना चाह रहे थे कि भाई आप वहां पर जाकर के कुछ बता सके दुनिया को कि लोग, ये एक युद्ध मैंने और रुकवा दिया, अब दे दो मुझे नोबेल प्राइज। तो मेरा ये मानना है विवेक कि इसको जिस तरीके से, कि आप मुझे बताएं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की क्या जरूरत थी? कौन सा मुहूर्त निकाल के रखा हुआ था आपने कि अगर उस तारीख को वो मुहूर्त नहीं निकलेगा तो वो पूरा बदल जाएगा या हालत बिगड़ जाएंगे? आप डायरेक्ट कह सकते थे कि क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स कर लिए, साथ साथ ये भी कह दिया कि जब तक फिजिकल सिग्नेचर नहीं होंगे तब तक इनमें से कोई भी चीज लागू नहीं होगी। तो ये तो किसी भी तरीके से वो है नहीं। ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का जो फसाड है, ये भी इसीलिए बनाया गया है कि वो जब G7 की मीटिंग में, समिट में पहुंचे तो उनके पास कहने के लिए कुछ हो। ये बिल्कुल क्लियर है। देखिए, एक चीज जो मैं हमेशा से मेंटेन करता रहा हूं, अमेरिका ने मिलिटरीली कोई हार अमेरिका की मेरे को नहीं लगता हुई है। ये बात हमको समझनी है। लेकिन नहीं, मुंह क्या दिखाएंगे? मिलिटरीली हार नहीं हुई है सर। मैं देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि वो मिलिटरीली नहीं हार है। मैं तो मानता हूं हारे, ये आपका परसेप्शन हो सकता है। मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या मुंह दिखाने गए G7 में? किससे दुश्मनी नहीं करी? मोदी से दुश्मनी करी, मार्क कार्नी से दुश्मनी करी, फ्रेडरिक मर्ज से दुश्मनी करी। G7 का कौन सा ऐसा देश है जिससे दुश्मनी नहीं करी? ये बात हम अक्सर कर चुके हैं, और ये निश्चित रूप से हम लोग इस बात पर सहमत हैं कि जो ट्रंप की परिस्थिति आज की तारीख में है वो उनके अहंकार की वजह से है। जिस प्रकार से वो बाकी देशों को, ये बात मैंने आप ही के चैनल पे काफी कुछ दिन पहले कही थी कि जो ट्रंप की डिक्शनरी में इक्वल नाम का कोई शब्द नहीं है, वो किसी को अपने बराबर नहीं समझते। उनका ये मानना है कि मैं तो सबसे बड़ा बादशाह हूं और बाकी सब मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं। जिस प्रकार से उन्होंने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को 9.5 घंटे वेट करवाया, जिस प्रकार से उन्होंने जापान के जो उनको कहा कि कैसे उनकी इंसल्ट करी बुला करके अपने देश नहीं बोला, परमाणु हमले का टेस्ट क्या होता है जापान से बेहतर कौन बता सकता है? ये तो इससे ज्यादा बुरी मुझे लगता है कोई बात नहीं हो सकती। ये उनका अहंकार और उनका घमंड की जिसके कि जो वो समझते हैं अपने आप को बहुत, और वो जो इक्वालिटी के लिए का देश कोई भी हो, कितना भी छोटा हो, देश का अध्यक्ष और आप
एक ही पलड़े में है, एक ही बराबर होते हैं, ये बात हमको मानने की जरूरत है। जो मैं कह रहा हूं, आपने मेरे को बात पूरी नहीं करने दी विवेक, ये बता रहा हूं, मिलिटरीली कोई सवाल पैदा नहीं होता कि वो हारे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल निश्चित है कि एक भी पॉलिटिको मिलिट्री एम जो है उन्होंने अपना हासिल नहीं किया। उनका जो पर हालत 28 फरवरी को थी उससे कहीं ज्यादा खराब हालत आज की तारीख में है, उन तमाम बातों को लेकर के, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे वो मिसाइल ड्रोन प्रोग्राम हो, चाहे वो प्रॉक्सी हो, चाहे वो उनका जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो, किसी भी तरीके से, और या फिर जो जो ऑल इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर प्रोग्राम हो। देखिए ये तो कमाल की बात हो गई माथुर सर, ऑब्जेक्टिव ही अचीव नहीं किया तो फिर हार और जीत का फैसला हो गया ना। बिल्कुल हो गया इसमें, यही तो मैं कह रहा हूं, आपने मेरे को पूरा नहीं बोलने दिया। मैं यही कह रहा था कि मिलिटरीली उनको नुकसान नहीं हुआ, उन्होंने ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन एक भी उद्देश्य उन्होंने हासिल नहीं किया। अब मैं बताता हूं आपको जो उद्देश्य वो हासिल करने पर जिस पे उनकी नजरें हैं, ये बात आप समझिए। पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में ईरान में जाकर के ईरान को रिकंस्ट्रक्शन और रीबिल्डिंग में मदद करने का बहाना लेकर के ईरान में अपनी प्रेजेंस बनाना, ये उनका उद्देश्य होगा। ये बात आप देखिएगा, ये कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से वो वहां जाकर के कहें कि भाई आपको बहुत नुकसान हो चुका है, अब मैं आपका रीबिल्डिंग करूंगा, आपके ब्रिजेस मैं बना के दूंगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मैं क्रिएट करके दूंगा, और वहां पर जाकर के अमेरिकन कंपनीज काम करेंगी। ये चीज पे उनकी नजर है विवेक, ये आप देखिएगा, होगा नहीं इमरान गोवर जी, डिफरेंट। इमरान गोवर जी, देखिए, सबसे पहले तो तमाम एलिट पैनलिस्ट को आदाब अर्ज है और जय हिंद। मैं आपको एक बात बता दूं कि एक कहावत जो आपने फिल्मी डायलॉग से अपना इंट्रोडक्शन दिया था विवेक भाई, तो मैं भी एक बात हमारे यहाँ लोकल लेवल में कही जाती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं। जिन 7-8 आपके नाम बताए हैं, कनाडा से लेकर फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, यूएस, इन सब में से क्या आपका जो शब्द है ना कि किस मुंह से जाकर आप इन हेड ऑफ द स्टेट से मिलेंगे, आपने इनके लिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया। इस दुनिया का सबसे बड़ी इकोनॉमी का, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर का हेड ऑफ द स्टेट गालीबाज हो सकता है, गाली गलौज कर सकता है, या हेड ऑफ द स्टेट के लिए गलत शब्दावली का इस्तेमाल कर सकता है, या उनको यह कह सकता है कि परमाणु बम का टेस्ट क्या होता है ये हम आपको बताएंगे, आपको पता है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे और वो फिर दुनिया का बादशाह कहलाने के लिए अपने आप को चेष्टा रखे। विवेक जी, इस पूरे मामले में समझिए, जैसा हमारे भाई पहले मेजर जनरल साहब ने बताया कि जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए, और अब वो अपनी प्रेजेंस, क्या ईरानी इतने सीधे लोग हैं या इतने शरीफ है या बिल्कुल इतने नादान या मासूम है कि जिसने 46 साल तक उनपे सैंक्शन रखे, 13,000 स्ट्राइक कर दी, अपने खामनेई सीनियर को शहीद कर दिया, बच्चियां मार दी, उनके उस अमेरिका को क्या वो ईरान में काम करने देंगे? अभी जब न्यूक्लियर पावर को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को कहीं ना कहीं हॉल्ट करने का या सरेंडर करने का जब मामला वहां पर प्रकाश में आया, उसके बाद देख लीजिए आरक्षी साहब के लिए बारे में लोगों का क्या कहना है, या गॉलीबाफ साहब के बारे में लोगों का क्या कहना है। ईरानियन जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट से समझौता नहीं करेंगे। ईरान की कुल मिलाकर एग्जिस्टेंस का सवाल था। ये तो ऑक्युपायर थे, ये तो इलीगल ऑक्युपायर थे जो आके बेवजह एक स्ट्राइक करना शुरू कर दिए थे। ईरान हर हाल में अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रिजर्व करेगा, और ये जो अभी शुरुआत के अंदर जो एमओयूज की बात चल रही है, उन एमओयूज में अभी 3 दिन बाकी है। इस 3 दिन के दौरान नेतन्याहू का क्या पूरा का पूरा सोच रहेगा, उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, उसका जो इंटरनल पॉलिटिक्स क्या कहेगी, ये भी इस एमओयू पर डिपेंड करेगा कि ये एमओयू आगे एक पीस एग्रीमेंट में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है। कुल मिला के समझिए ये अमेरिका का कैरेक्टर है, अमेरिकी राष्ट्रपतियों का कैरेक्टर है। इन्हीं अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री से व्यवहार किया था ये तो हमें पता है, लेकिन उन्होंने तो मुंह तोड़ जवाब दिया था 74 के अंदर। सिचुएशन बदली हुई है, हो सकता है कि वो स्पाइन और वो बैकबोन आज ना हो, वो हमारा इंटरनल मैटर है। लेकिन मैं आपको फिर आगे बात बता जाऊंगा, अमेरिकी किसी के सगे नहीं होंगे। अमेरिका के लिए सिर्फ अपना हित, अपना निजी हित वो सर्वोपरि है। लोग मरते हो, हजारों मर जाए, लाखों मर जाए, अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता। इकोनॉमिकल क्राइसिस पूरी दुनिया खराब हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में फैल जाए, उन्होंने तो अपना तेल बेच लिया। ये टोटल इनकी सिर्फ और सिर्फ ये है कि अमेरिका का हित होना चाहिए, पूरी दुनिया जाए। अच्छा एक चीज दिखाता हूं, देखिए एक चीज दिखा रहा हूं, इसको जरा सिंगल विंडो में लीजिए।
ये हैं डोनाल्ड ट्रंप, पहुंचे हैं फ्रांस G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए सोशल मीडिया के जरिए लाइव, मतलब मैं आपको ताज़ा एग्जांपल दे रहा हूं, लाइव न्यूज़ बुलेटिन में। डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई रेड कार्पेट नहीं है, ये देखिए, और उनके चेहरे को देखिए, यहां पर इमैनुअल मैक्रों के फेस पर स्माइल है, लेकिन ट्रंप का फेस देखिए। और यहां देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति किसी देश में जाते हैं तो रेड कार्पेट वेलकम होता है, ये देखिए, यहां पर कोई रेड कार्पेट नहीं है। और मैं पीछे और कहूँगा इस विजुअल को थोड़ा रिकॉर्ड करके रखिएगा, और यहां पर आप देखिए ट्रंप का फेस। मैं कहता हूं इससे बुरी बेइज्जती भगवान किसी राष्ट्राध्यक्ष को ना दे, ऊपर वाला इतनी बेइज्जती किसी राष्ट्राध्यक्ष को न दे जिस तरह की बेइज्जती इस फ्रेम में हम इस वक्त देख पा रहे हैं। वापस पैनल पर लौटते हैं। इस विजुअल को अगर रिकॉर्ड कर लिया हो आपने तो उसको जरूर फ्रेम में रखिएगा। कोगर साहब, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? मैंने कहा मुंह उठा के चले गए भाई साहब, आपकी इज्जत तो है ही नहीं। फिर मैं विवेक जी आपसे कहता हूं कि इंसान अपनी वैल्यू अपने कर्मों से बनाता है। एक पेडोफाइल व्यक्ति, एक चाइल्ड सेक्स अब्यूजर जो किसी भी तरीके से खेत तान के मान के चलिए किसी देश का राष्ट्रपति बन गया है। हाँ। इन्होंने जो पिछले 4 महीने में 6 महीने में जो कर्म किए हैं, ये कर्मों का नतीजा है। कर्मा बैक, वो कर्मा वापस और आते मेरी हैं। देखिए, मैं अपनी दादी की कुछ एक कहावतों को बहुत याद करता हूं। मेरी दादी कहती थी इंसान अपने ही मुंह से पान भी खाता है और लात भी खाता है, तो उसमें आप अपने ही मुंह का इस्तेमाल करते हो। मैं मंजू सेठ जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, मैं मंजू जी का एक रिएक्शन चाहूंगा, फिर मैं कैप्टन श्याम आपके पास आ रहा हूं। मंजू जी, डोनाल्ड ट्रंप की इतनी प्योर बेइज्जती हमने देखी है इस पूरे G7 इवेंट में। कोई औपचारिक मुलाकात किसी राष्ट्राध्यक्ष से नहीं, और ये जो विजुअल आप देख रही हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को इवन रेड कार्पेट तक, अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष, दुनिया का सबसे पावरफुल लीडर, उसको इमैनुअल मैक्रों ने रेड कार्पेट तक नहीं ऑफर किया है। बिल्कुल विवेक जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ट्रांस अटलांटिक इनका जो पूरा एक स्ट्रॉन्ग अलायंस स्ट्रक्चर था वो थोड़ा सा अंडर स्ट्रेन है। G7 में भी हम देखेंगे डिफरेंसेस जरूर होंगे, क्योंकि जो फ्रांस पर्टिकुलरली एक अपनी एक अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बना के रखना चाहता है, और बनाई उसने। और नेटो के जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेटो के बारे में और इनके बारे अलायंस के बारे में बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट्स दिए थे। तो वहाँ के जो यूरोप के जो लीडर्स हैं वो थोड़े से अपसेट हैं, और थोड़ा उनको पता नहीं चल रहा है ये अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट से क्या एक्सपेक्ट करें और क्या ना करें। और क्योंकि ये एक आई थिंक बायलैटरल मीटिंग नहीं है और स्टेट विजिट नहीं है, तो हो सकता है इस कारण भी रेड कार्पेट ना हुआ हो, ना दिया हो उनको रेड कार्पेट वेलकम। बट यस, वो तो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे जरूर कि मुझे रेड कार्पेट वेलकम दिया जाए, बिकॉज आई एम द US प्रेसिडेंट। लेकिन वो एंड मे बी बिकॉज ऑफ इसीलिए वो लग रहा है कि शायद वो थोड़े से नाराज होंगे या थोड़े से अपसेट होंगे कि मेरी जो हैसियत है उसके हिसाब से मेरी वेलकम नहीं हुई। लेकिन प्रेसिडेंट मैक्रोन ने एक पहले भी उन्हें, जब ये सब चल रहे थे, विवाद चल रहे थे यूरोप और नेटो के बीच में और US के साथ, नेगेटिव स्टेटमेंट्स एंड नेगेटिव ये इनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, काफ़ी मतलब उन्होंने नेगेटिव बातें की हैं। तो आई थिंक प्रेसिडेंट मैक्रोन थोड़े से उनसे नाखुश हैं, और वो थोड़े से, लेकिन अब G7 की मीटिंग है, सब ये इनको दिखाना है कि हम सब मैक्रो पे तो व्यक्तिगत टिप्पणी भी की थी मंजू मैम, उनकी वाइफ पर व्यक्तिगत टिप्पणी की, उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी की, तो थोड़े नाखुश हैं वो। लेकिन नॉर्मली प्रोटोकॉल में फ्रेंच काफ़ी करेक्ट रहते हैं, लेकिन हाँ इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को बिल्कुल आपने सही कहा कि एक मैसेज था उनको कि आप हाँ इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, लेकिन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके जो एक्शंस हैं वो उनके हिसाब से हम कुछ नहीं कर सकते। लक्ष्मण रेखा तय होनी चाहिए दुनिया का कोई भी कितना भी पावरफुल लीडर क्यों ना हो। कैप्टन श्याम, नमस्कार, जय हिंद, शनोवरुण। जय सर। बहुत हिसाब से आकलन करना होगा, ये घटनाएं जो एक के बाद एक घट रही हैं। और G7 का सम्मेलन अगर अभी हुआ है तो युद्ध से हटके बातें तो यूरोप में ही जाएंगी ना। तो स्विट्जरलैंड लेके मुद्दा उन्होंने स्विट्जरलैंड में, कहते तो हैं कि कतार और पाकिस्तान के मीडिएशन से, सजेशन से ये मुद्दा स्विट्जरलैंड को सौंपा गया है। बड़ा सेफ कंट्री है, लोग जाके वहां बैंक डिपॉजिट कर देते हैं सेफली और सालों साल उसको छुपा के रख लेते हैं। तो आप समझ लो कि ये मेमोरेंडम भी वहां सेफली लॉकर में रखा गया है।
और इसका किसकी क्या गारंटी है, कब कौन निकाल पाएगा इसको, नहीं निकाल पाएगा, किस पे केस मुकदमा होगा, मैं इससे अभी बहुत दूर हूं इस मेमोरेंडम से। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भ्रम है, और G7 में गए हैं तो वहां इसको एक तरह से शिफ्ट कर दिया गया है। डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के रूप में मैं फिलहाल इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को देखता हूं, क्योंकि इसके जो टेक्निकल मुद्दे हैं उसमें कुछ भी नया नहीं आया जो पहले से डिस्प्यूट में है। इजराइल का मामला हो, यूरेनियम एनरिचमेंट 60 डेज में कैसे प्रोग्रेस होगा, फ्रोजन एसेट्स को एज एन रिक्वायर्ड बेसिस पे वो देखते हुए मेजर रिस्पॉन्स के साथ हटाएंगे, ब्लॉकेट हटाने की चर्चा नहीं है। हॉर्मुज खोल दिया गया है क्लियरली, लेकिन टोल टैक्स के जगह पे सर्विस टैक्स लगेगा और वो ओमान और ईरान मिलके लगाएंगे। इतनी सारी बातें कहां, कौन, किधर, कब कह रहा है और क्या नया इसमें है, मुझे तो समझ में आता नहीं है। तो ट्रंप की बातें तो सुन के सर आप ही तो कहते थे कि अमेरिका जीतेगा, आप देखिए एक दिन किस तरह से बाजी पलटेगी, हॉर्मुज गिफ्ट होगा, ये तो आपके शब्द थे। अब जब देखिए युद्ध में क्या होता है, आप ऑब्जेक्टिव अचीव करते तो आप जीतते हैं, ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करते तो हारते हैं। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील के जरिए ईरान को और पावरफुल कर दिया। हाँ, तो हम फिर से वही सवेरे उठ के वॉर का आकलन करके रिस्पॉन्सेस, रिएक्शंस चाहते हैं, हम रिस्पॉन्स नहीं चाहते। ये लड़ाई ऐसी नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, लड़ाई अभी नहीं रुकी है और नहीं रुकेगी। ये 60 डेज का टेम्पररी ट्रस्ट, सो कॉल्ड ट्रस्ट जो होने वाला है, ये पहले तो होगा नहीं, और इसमें भी बहुत डायलेमा है। अगर हुआ भी तो टैसिटली बहुत कुछ वही रहेगा मिलिट्री का जवाबड़ा, और ये रुकने वाला नहीं है। अभी मिलिट्री की जो लड़ाई है ना, उस पर फैसला नहीं हुआ है, एनिलेशन हुआ है अमेरिका की तरफ से, एट्रिशन वॉर में ईरान है, दोनों सतर्क हैं, और अब ये लड़ाई यहां नहीं रुकने वाली। 100 दिन की वॉर है वियतनाम की, उन्होंने 19 साल की वॉर, वर्ल्ड वॉर की चर्चा उन्होंने कर रखी है, सब कुछ वो बता चुके हैं मीडिया को। हर चीज को समझिए, सिर्फ एक बात को न करिए। दूसरी बात, G7 की बात हम करते हैं तो इतने सारे राष्ट्राध्यक्ष जब आ रहे हैं तो सबको रेड कारपेट देना ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उनको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। फिर मोदी के लिए भी हमको पूछना पड़ेगा और लोगों के लिए भी पूछना पड़ेगा, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए भी ऐसी बातें निकल के आएंगी। तो ये बात अलग अलग है, ये अलग अलग कंपार्टमेंट की बात है। उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, क्यों नहीं होगी। उन्होंने कहा है नाटो को सपोर्ट कम देंगे, यूक्रेन के समय में उन्होंने कह दिया यूरोपियन यूनियन को हम विड्रॉ करेंगे, मिशन मोड डिप्लॉयमेंट करेंगे, डॉक्ट्रिन चेंज किया अमेरिका ने, जाएंगे, उठा लेंगे, हट जाएंगे, चाहे क्यूबा हो, चाहे वेनेजुएला हो, चाहे ये गल्फ हो। ये स्टेशनरी लोग नहीं है। अब आप थू थू करते रह जाओ अमेरिका को, उसको फर्क नहीं पड़ता। पहले के प्रेसिडेंट भी ऐसे ही करते थे, घंटों लोगों को इंतजार कराते थे, डिमोरलाइज करते थे। हमारे प्रधानमंत्री को भी किया गया है, इतिहास गवाह है, सबको करते हैं वो। ये विदित होकर कर रहे हैं, सार्वजनिक करते हैं, और अहम कह सकते हो आप इसको, अरोगेंस कह सकते हो आप इसको, लेकिन अमेरिका का इतिहास यही रहा है, ऐसे ही है। नहीं, अमेरिका का इतिहास सर, अमेरिका का इतिहास अमेरिका के साथ डूब जाएगा। ब्रिटिशर्स का इतिहास एक समय में ऐसा था जब उनका सूर्यास्त नहीं होता था पूरी दुनिया में। ब्रिटिश की कॉलोनी इतनी बड़ी थी कि उनका वर्चस्व पूरी दुनिया में, अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम था। कहां है ब्रिटेन आज की तारीख में, आप बताइए मुझे। वो ऐसा ही करते हैं, वो ऐसा ही चलेगा, वो तो चलेगा लेकिन बहुत दिन तक नहीं चलेगा। ये हो सकता है, लेकिन हमें इसे सब्र से समझना होगा कि अभी लड़ाई का फैसला कह देना, हमारे यहां पर कह के कि फैसला हो गया, पॉलिटिकल मिलिट्री एम्स नहीं हुए, पॉलिटिकल एम नहीं हुए, ठीक है, बहुत एम है। अभी और इंतजार करना है, अभी बहुत कुछ बाकी है, इसे सब्र से समझना होगा। ठीक है, दामोदर जी इस पर क्या कह रहे हैं, मैं वापस लौट रहा हूं आपको। दामोदर जी देखिए विवेक, एक सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, समझौता हस्ताक्षर करना विश्वास की निशानी नहीं है। साइन आपने कर दिए, लेकिन आपने किसी को बताया कि आगे एनरिचमेंट प्रोग्राम पे आपका क्या स्टेटमेंट है, आईएई विजिट कैसे करेगी उनके जिसके लिए आपने ये सारी लड़ाई लड़ी। इसके अलावा जो समझौते के उनके पॉइंट्स क्या है, बस हार्मुज आपने खोल दिया, एक सेलिब्रेटरी आपने ट्वीट मार दिया, और उसके बाद आप घूम रहे हैं ये कहते हुए कि नहीं हम समझौते की टेबल पे आ गए। पर पूरे विश्व का जितना आपने नुकसान किया है इस लड़ाई पे, जो ऑब्जेक्टिव आप लेकर चले थे, और आपकी बहस में कभी कभी बीच में हमारे डिफेंस एक्सपर्ट बात भी कर रहे थे, उस पर आपका क्या स्टेटमेंट है। जितना आपने भारत के लोगों की आपने हत्याएं की, मैं तो इसे हत्या ही कहूंगा। इसके अलावा नहीं, मैं भी हत्या ही कह रहा हूं सर। बिल्कुल, तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और देखिए, जब विश्व की बात होती है तो मैं प्रोटोकॉल के तहत नेपाल के प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री है, और ट्रंप भी उसी कैटेगरी में आते हैं। किसी के लिए अलग प्रोटोकॉल नहीं हो सकता। ट्रंप के लिए एक जगह रेड कारपेट बिछाया जाएगा तो बाकी सभी राष्ट्राध्यक्षों के लिए भी बिछाया जाएगा, जहां तक प्रोटोकॉल की बात है, मेरा मानना है। और ट्रंप का अब ये वहम जो कि विश्व शक्ति बनने का था, इस लड़ाई के बाद निश्चित तौर से
गुरूर उनका ये टूटा होगा। और इंटरनली भी ये लड़ाई ईरान और अमेरिका के बीच जब चल रही थी, तो जिस तरह से ऊहापोह स्थिति उनके इंटरनल मैकेनिज्म में थी, जो डिफेंस सेक्रेटरी को और जितने सारे उनके सीनियर डिफेंस अफसर्स थे, उन्होंने सबने लगभग रेजिग्नेशन किया, किसी को फायर किया उन्होंने। तो जब समझ में, जब एक आकलन करते हैं हम लड़ाई का, लड़ाई के बाद तो समझ में आता है कि ये लड़ाई अमेरिका ने, कहने को चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन बहुत लॉस हुआ इतने कम समय में। उनकी जो एयर असेट्स जितनी सारी, लगभग 57 के आसपास एयरक्राफ्ट उनके लॉस हुए हैं, खड़े खड़े डिस्ट्रॉय हैंगर पे उन पे बम्बिंग हुई, इसके अलावा आपके हवा में एयर टू एयर मिसाइल्स ने आपको हिट किया, बहुत सारा लॉस हुआ। तो मुझे लगता है ये मजबूरी में ट्रंप की गई एक डील है, जिसके तहत वो G7 में भी फेस सेविंग कर सके, और इसके अलावा आने वाले समय में ईरान के ऊपर एक उनका, क्योंकि हमेशा ट्रंप की एक आदत है, ट्वीट पहले खुद कर देते हैं, तो इस बार शहबाज शरीफ और ट्रंप के बीच में जो कंपटीशन था, ट्रंप ने फिर वही अपना पहले ट्वीट कर दिया है, पूरी दुनिया को बता दिया। लेकिन विश्वास कितना है किसी भी डील का, जो मकसद होता है कि क्या आपका सच में एक दूसरे के ऊपर भरोसा है उतना ही जितना आपने कागजों में लिखा है। हाँ। जब तक वो भरोसा, दुनिया उस भरोसे पे भरोसा नहीं करेगी, ये डील सिर्फ कागजों पे रहेगी। मैं एक बात फिर बता दूं, कुछ नहीं कहा जा सकता। और अभी एक तीसरा फैक्टर जिसको हम लोगों ने काउंट नहीं किया, इजराइल। क्या आप मानते हैं कोई भी इनमें से कह सकता है? में मुझे लगता है क्या वो भरोसा हासिल कर पाएंगे G7 में, जो एक तोड़ लाइन चुके बस हैं? मैं कहना चाहता हूं विवेक कि अगर आप इजराइल को इसमें स्टेक होल्डर नहीं बनाएंगे इस डील में, इस डील की कोई गारंटी नहीं इजराइल कब धज्जियां उड़ा देगा। जिस दिन उसको ईरान से कोई खतरा लगेगा, संभावित खतरे का कोई लक्षण भी लगेगा, इजराइल नहीं चुकेगा। ये बात आप लिख कर नहीं, इजराइल अमेरिका के संभावित खतरे का भी क्या खींचेगा? उन्होंने इराक में, उन्होंने लीबिया, उन्होंने, जिस दिन उसको ईरान से कोई, मैं वही कह रहा हूं, उन्होंने किसी देश पर आरोप लगाया कि भाई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का तैयार कर रहा, बॉम्ब तैयार कर रहा, हमला कर दिया, जिंदगी में प्रूव नहीं कर पाए। बिल्कुल कि सद्दाम हुसैन ने बम बनाया था कि नहीं बनाया था, वो एलिगेशन ही झूठा साबित हुआ बाद में। तो ये संभावित खतरा तो कभी भी पैदा हो जाएगा, उसका कोई प्रूफ करने का तरीका नहीं है। मैं वही कह रहा हूं। लेकिन G7 से क्या मिलेगा अनुराग सर? G7 से क्या मिलेगा अमेरिका को या ट्रंप को? ट्रंप को स्पेशली छोड़िए, अमेरिका तो बहुत बड़ी चीज हो गई। डोनाल्ड ट्रंप क्या लेकर आएंगे? एक तो ये आपको मैं क्लियर कट बता दूं कि G7 या यूरोप में एक ऐसे डिफेंस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के ऊपर ऑलरेडी बातचीत चल रही है, जिसमें अमेरिका का रोल या तो कम होगा या नगण्य हो जाएगा, बिल्कुल नील करने की बातचीत कर रहे हैं। ये अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले ब्रिटेन और फ्रांस ने ये भी कहा था कि हम न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी यूरोप के लिए खुद तैयार करके रखेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियरली यूरोप को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि अब जो है वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर देख रहे हैं, जिसमें अमेरिका की जो बिल्कुल टोटल जो सुप्रीमेसी थी वो कहीं ना कहीं चैलेंज होती हुई नजर आ रही है। ये बात मैं 2-3 बार कह चुका हूं। 19वीं शताब्दी यूरोप की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की थी, 21वीं शताब्दी एशिया की है, और ये सिद्ध हो चुका है इस युद्ध के परिणाम के द्वारा। इसमें कोई संदेह नहीं है। आप देखिएगा किस प्रकार से उनको नुकसान होने वाला है। और इसकी एकमात्र वजह मेरे हिसाब से ये रहेगी कि जो अहंकार डोनाल्ड ट्रंप का है, और जो किसी दूसरे को कुछ भी नहीं समझना। वो एक चीज पे मैं कमेंट करना चाहूंगा, वो स्पाइन की कोई बात कर रहे थे, माफी के साथ उनसे मैं असहमति दिखाऊंगा। जो स्पाइन इस बार दिखाई है हमने, चाहे वो टैरिफ्स के टाइम पर हो या उसके बाद हो या उसके पहले हो, टैरिफ लगने के बाद भी हमने रूस से तेल लेना बंद नहीं किया। टैरिफ लगने के बाद हमारा जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका के साथ भी वो एक्सपोर्ट बढ़ा। टैरिफ लगने के बाद हमने 8.3% से जीडीपी की ग्रोथ देखी भारतवर्ष में। और जिस प्रकार से आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने लेटेस्ट फिनलैंड में अमेरिका को जो सही रास्ता दिखाया, सही स्थान दिखाया है, तो स्पाइन की कोई कमी नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज की जो लीडरशिप है, मेरा ये पर्सनल मानना है कि वो एक बहुत सशक्त और सुदृढ़ लीडरशिप है ये। और अपने एक मिनट, भारत हित पे काम करती है, ये बिल्कुल क्लियर है। जहां तक सवाल इजराइल का है, इस पूरे संघर्ष के दौरान अगर एक देश है जिसको ये पता था कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, वो इजराइल था। उनको अपना एक यूनिपॉइंट एजेंडा था, और उस एजेंडा पे वो लगातार चलते चले गए। और उन्होंने इमरान खोगर क्या हासिल करने गए ट्रंप G7 में? ये कुछ हासिल नहीं करने गए हैं, बस एक अपनी हार का और एक ऑनरेबल एग्जिट की जो विक्ट्री है वो लेकर पूरी दुनिया को दिखाने गए। तो फिर तो बड़े बेआबरू होकर इस कूचे से निकलेंगे भाई साहब। मैं एक और शेर से एक और मिर्जा गालिब का एक शेर है कि हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, कोई बताए ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है,
मतलब हर बात पे तू तड़ाक करना, हर बार पर गाली गलौज करना, हेड ऑफ द स्टेट की वाइफ के बारे में फालतू बात बोलना, इस तरह के व्यक्ति को मेरे को नहीं लगता कि ही डिजर्व टू बी ए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन वो बने बैठे हैं, ठीक है, आपकी लोगों ने चुना है। और कभी कभी विवेक जी, इस पूरे युद्ध के दौरान मैं इतनी डिबेट्स में बैठा हूं, मुझे कई बार तरस आता है अमेरिकियों की उस मानसिकता के ऊपर कि आपको इसमें ऐसी क्या अच्छाई नजर आ गई थी जो आपने उतरा हुआ बुखार फिर चढ़ा लिया था। जब एक बार पहले वाले टर्म के अंदर वो अपने आप को कुछ नहीं साबित कर पाए, दूसरी बार आपने पूरी दुनिया को एक इकोनॉमिकल एनर्जी और क्राइसिस के अंदर और युद्ध के अंदर वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर हम पहुंच चुके थे। अगर मान के चलिए कि जीसीसी के अंदर जो ईरान ने उनके बेसेस के ऊपर, यूएस बेसेस के ऊपर बॉम्बार्डमेंट किया, अगर वो कोई रिएक्शन देते या चाइना और रशिया अगर इसमें इन्वॉल्व होता तो ये तो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता। तो ऐसे व्यक्ति को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट डिजर्व नहीं करना मतलब चाहिए। G7 में, तो बहुत दूर की बात है। G7 में इशारों में उनको जवाब दे देना जरूरी है। मंजू जी, आप कैसे देखती हैं इस विजिट, इस पूरे डिप्लोमेटिक सीन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मेरा मानना है कि यस, मैसेजिंग होगी सब साइड से, और G7 में जो एक कॉमन एजेंडा है उस पर डिस्कशन होगी, और ईरान को वॉर का जो ये पीस डील हुई है और उसकी एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाने की तरफ भी बिल्कुल बातचीत होगी। और मुझे लगता है तो जो वॉर्स चल रही हैं यूक्रेन की और अभी पूरी इसराइल की से साथ जो हमास का और वो लेबनान में जो चल रही है हिजबुल्लाह के साथ, अभी भी वो ख़त्म नहीं हुए हैं। तो मुझे लग रहा है ये सब पीस लाने के लिए जरूर बातचीत होगी G7 में भी। और डिप्लोमेटिकली मैं देखती हूँ कि ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए एक बहुत मुश्किल एक मुश्किल उनको एक टाइट रोप वॉक करेंगे, क्योंकि सब जो इनके G7 के दूसरे मेंबर्स हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं, टिक्ड ऑफ हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प की बातों से, और जो जैसे वो हर एक को कैनेडा को बोलते हैं हमारा 51st स्टेट है, और किसी को कुछ बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं। तो एक ये सभी थोड़े नाराज़ हैं। एंड आई थिंक ये जो एक यूनिटी की कोशिश की जा रही है G7 की, कि हम आपस में मिल के जो वैश्विक चैलेंजेस हैं उनको हम हैंडल करें, उनको टैकल करें, इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हैं, मुझे लग नहीं रहा है कि ज़्यादा कुछ सक्सेसफुली कर पाएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो अपनी एजेंडा उनका अपना है। ऑफ कोर्स एक एज अ लीडर अपने यूएस का इंटरेस्ट वो डेफिनेटली देखेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि इतने सालों से जो यूएस का एक नंबर 1 पोजीशन था वो धीरे धीरे चैलेंज हो रहा है, वो डिक्लाइन उनका शुरू हो गया है। प्रेसिडेंट ट्रम्प उसको उनको एक पुश दे दिया है उन्होंने इसको डिक्लाइन को। और साथ में चीन की जो विजिट हुई है, प्रेसिडेंट ट्रम्प वहाँ थे, वो थोड़ा असिमेट्री भी नजर आ रही थी। उनको लगने लगा कि चीन से एक डेंजर है, एक रियल चैलेंज है। हाँ। और वो इनकी नंबर 1 पोजीशन मतलब उनको कुल मिलाकर बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है G7 कंट्री से या G7 समिट से। कैप्टन श्याम, देखिए मैं भी अर्ज करता हूं, जरा सुनिए। हाँ, अरे प्लीज इरशाद। देखिए, तुम अक्सर मुझसे बातें किया करो, हाँ, अक्सर मुझसे बातें किया करो, हाँ, चुप रहोगे तो लोग सुन लेंगे। हाँ, वाह गजब। हाँ। मैं अमेरिका के राष्ट्रपति की बात कह रहा हूं। ये हाँ। बहुत शातिर खिलाड़ी है, और ईरान वाले बहुत आराम से इसको समझते हैं, तो वो नहीं सुनते उनकी बातों को। वो बातें सुनने की कोशिश करते हैं जो अंदर चल रही है। तो ईरान वाले हमारे बैठे हैं, हमारे भाई साहब ईरान से नहीं, वो हिंदुस्तान से ये ईरान का पक्ष रख रहे हैं। मैं आप उनका ईरान का पक्ष रख रहे हैं, तो उनको वो समझते हैं इन चीजों को कि उन बातों को में भरमाना नहीं चाहिए जो राष्ट्रपति एज ए पॉलिटिकल लीडर बोलते रहते हैं। जो उनके मिलिट्री लीडर्स हैं, या उनके जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर कभी कभी, या उनके ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो हेड हैं, या फिर जेडी वैंस जब बोलते हैं, उनको भी साथ में लेके हमें सुनना चाहिए। सिर्फ राष्ट्रपति को आगे करके अगर हम सुनते रहेंगे तो वो सारी चीजें भरमाते रहेंगे हम। इसलिए इस बातों को मैं जब भी उनकी बातों को सुनता हूं तो कोशिश करता हूं कि उसे अब दिमाग से निकाल दूं, और वो बातें देखूं जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस में बाकी लोगों ने अब तक पिछले 100 दिनों में कहा, कौन किसने कैसे क्या कहा, उनकी मैं नोटिंग बनाता हूं, उनसे मैं इन्फ्लुएंसेस निकालने की कोशिश करता हूं कि वॉर कैसे, कहां और कब तक लड़ी जाएगी। क्योंकि बिटवीन द लाइन्स चुपचाप भी बहुत सारी स्थिति हो रही है। मैं बता दूं, ब्रिटेन में इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन हुआ, ईरान उसका सदस्य था,
और 1.5 महीने पहले सबने साइन किया, वर्षना की गई, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात की गई, ईरान वहां प्रेजेंट था और उन्होंने ये भी कहा कि यूनाइटेड नेशन नेवल मैं इमरान भाई फोर्सेस जाएंगी जी, तो मैं इमरान खोखर जी की तरफ से 2 लाइन आपके लिए कह देना चाहता हूं कि तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी। तो ये भी एक एंगल है इस कहानी में, आप समझिए कि लोगों का सेंटिमेंट किस तरफ है। मैं दामोदर जी से एक जरा समझ लूं कि भाई G7 से क्या निकालना चाहते हैं ट्रंप, या बस फेस सेविंग का मामला है। जी आपका माइक चेक कीजिएगा प्लीज। सॉरी, मैं बहुत शुरू से इस बात को कहता रहा हूं कि जिस दिन ट्रंप को इस लड़ाई से फेस सेविंग का एक वो मौका मिलेगा, यकीन करिए ट्रंप चूकने वाले नहीं हैं। वो अपना फेस सेविंग करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनको कांग्रेस से बजट नहीं मिलना इस लड़ाई के लिए। आगे ये लड़ाई जारी रखना कितना खर्चे का बोझ है और कितने उनके हितों का नुकसान है, ये बात बहुत क्लियर थी। ट्रंप को बस वो एक मौका चाहिए था और वो मौका मिला। ट्रंप ने अपना ट्वीट वगैरह किए, अभी तक डील साइन नहीं हुई, इंक साइन नहीं हुआ उस पर, डिजिटल साइन करके जैसे तैसे लपेट हमारे कहीं ऐसा तो नहीं होगा G7 समिट खत्म हो जाए फिर 19 तारीख को साइन भी रह जाए। मैं देखिए विवेक, एक मेरी बात को आप लिख लीजिए, डील साइन करना भरोसे की निशानी नहीं है, भरोसा नहीं हो सकता इन दोनों देशों के बीच में। डील तो कई बार साइन हुई है, मैं क्या कह रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि G7 समिट पूरा कर लिए, कह दिया हमने डिजिटली साइन कर लिया है, 19 तारीख को थैंक यू कह दें कि भाई डील साइन नहीं हो रही। ट्रंप की किसी भी हरकत को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बहुत बड़ी चीज है वो, प्योर कुछ भी हो सकता है, यानी 19 तारीख तक कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। 19 तारीख तक कुछ भी हो सकता है, जब तक डील साइन ना हो जाए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। खास पेश करके फिलहाल इतना ही वक्त एक ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।